कल मैंने इंस्टाग्राम खोला परसों रात को, मेरा ख्याल हुआ है पता नहीं क्या, तो मैंने इंस्टाग्राम खोला तो इधर एक बर्मिंघम में एक लड़का है, लॉर्ड अली इमाम ने देखा होगा, पेट गाड़ियों वाला, उसने लगाया हुआ कि किंग इज बैक। हम्म तो मैं बड़ा परेशान, मैं कहा ये, और उसमें उसने ना प्रॉपर शेव शू सारा किया हुआ था। मैं अगेन हो सकता है उसने पुरानी लगाई हो अपनी, लेकिन न्यूज़ क्योंकि नहीं है तो इस वजह से उसने वो पोस्ट कर दी है। तो मैं उससे मेरे जहन में आया, मैंने कहा यूके में क्या कर रहा ना। इतनी देर मैंने इंस्टाग्राम ऊपर किया तो पता लगा जी कि वो उनकी वो वीडियो आई है जिसमें वो बाहर आ रहा है। अब मुझे अच्छी चीज़ ये लगी, ठीक है, उससे हट के जो उसकी पर्सनैलिटी के साथ जो भी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, वो जैसे ही दरवाजे से बाहर निकला ना, एज अ मुस्लिम मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि उसने सबसे पहले ऐसे ऊपर देखा। अच्छा, वो मैंने नहीं देखा। और उसके बाद उसने ऐसे ऊपर देख के ना, जैसा एक शुक्र ग्रेटिट्यूड नहीं होता, वो नज़र आ रहा था उसके अंदर। और वैसे भी उसकी दाढ़ी शाड़ी हर चीज़ बड़ी हुई थी। उसके बाद बाहर आया और उसने आके सबसे पहले कमेंट जो दिया उसमें दो चीज़ें उसने बार बार मेंशन की हैं। एक, आई हैव डन दिस मेनी पुशअप्स, वो जो आप बता रहे थे, और सेकंड थिंग वाज कि आई हैव रेड कुरान पढ़ा उसने। उसके बाद तीसरी चीज़ जो मैंने सबसे पहले नोटिस की, उसके गले में तस्बीह थी। हाँ, देखी थी आपने? हाँ, देखी है मैंने। तो वो सारी चीज़ें इतनी अच्छी नहीं, मुझे पॉजिटिव लगी ना। मैंने कहा यार बंदा बाहर आया, उसने कुरान भी पढ़ा है, अपनी जो भी फिटनेस का जो भी उसका था वो भी उसने किया है, कंटिन्यू रखा है 7,000 जो भी। और उसके बाद उसने तस्बीह, इसका मतलब है उसे किसी ने कहा था कि यार तुम अंदर जिक्र करते रहना। हाँ, ये भी है अभी, लेकिन अच्छी बात वही है ना कि उसने विदहोल्ड किया, जो माशाल्लाह वो जो मुसलमान हुआ है। काफ़ी लोग उस पर क्वेश्चन कर रहे थे जब नया नया मुसलमान हुआ था, वो कह रहे थे शायद ये मुसलमान नहीं हुआ या चेंज हो जाएगा, पब्लिसिटी के लिए कर रहा है शायद, इस तरह कुछ था। लेकिन अभी ये इतनी उसने जो मुश्किलात से गुजरा है, ठीक है ना, ऊपर से रोज़े भी शुरू हो गए, पहला रोज़ा उसका ये भी एक बड़ी बात है कि नॉर्मली अगर आप ज़्यादातर रिवर्ट्स को देखते हैं या उनकी स्टोरी सुनते हैं, वो कहते हैं सबसे बड़ा इम्पैक्ट उनको रमज़ान में होता है, क्योंकि वो जब जाते हैं, आपने देखा होगा कि मसाजिद माशाल्लाह फुल होती है, नॉर्मली नहीं होती, या जुम्मे को चले जाएं, तो उसने वो मिस कर लिया। लेकिन उसने एक ऑल्टरनेट मुश्किल वक्त जेल में गुजारा है, ठीक है ना, हो सकता है उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हुआ उसके ऊपर। तो और एक और मैं सुन रहा था, एक और वीडियो शायद आपने भी देखी होगी कि एक इधर का यूके का गैंगस्टर था, एक्स गैंगस्टर, तो वो बता रहा था कि भाई जेलों में ना जो मुसलमान है, मुसलमानों की जो एक जो वो सर्वाइव करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ है ब्रदरहुड। वो बाकायदा बोल रहा था, कहता है जब मैं जेल में गया ना, मुसलमान जो हैं वो जेलों में भी आपस में मिलजुल के रहते हैं। उसने एग्जांपल ये दी कि भाई वो खुद बोल रहा है, गोरा है हालांकि, कहता है कि भाई अगर एक गोरा है, ठीक है, उसको कोई मार धाड़ है तो उसको आके कोई नहीं पूछेगा, वो क्योंकि उसकी कोई एफिलिएशन नहीं है किसी गैंग के साथ। लेकिन अभी अगर आप मुसलमान हो और एक मुसलमान है ना, और अगर वो दूसरे मुसलमान उसको जानते भी नहीं है और वो दूसरे उसको पिकअप कर रहे हैं, तो सारे आके उसको बचाएंगे। सही कह रहे हैं। तो हो सकता है ये हुआ उसके साथ, हाँ, हो सकता है। बिल्कुल नहीं, उसके साथ तो खैर किसने को पंगा करना था, सारों को पता ही है उसका, वैसे भी वो अपना किक बॉक्सिंग चैंपियन है। और ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं बड़े। हाँ, लेकिन रिवर्ट जो है ना वो ज्यादा फॉलो करते हैं इस्लाम को वैसे भी, क्योंकि एक उनको हमें तो एक चीज मिल गई ना तोहफे के अंदर, ठीक है ना। और मतलब एक टाइम हम पे भी था, हम ऐसे थोड़ी थे, मतलब दाढ़ी रख के मतलब यूके में आए थे, यहाँ पे आके अल्लाह पाक ने हिदायत दी, क्योंकि हमने उधर की भी एक्सट्रीम देखी है ना, उधर की भी एक्सट्रीम देखी और इधर की भी एक्सट्रीम देखी है। यहाँ पे आए तो क्लबिंग में मतलब जाना आम था लोगों के लिए, और लोग जाके शराब वगैरह पी रहे हैं और सब कुछ यहाँ पे, मतलब आपको खुली आज़ादी भी थी, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह का करम भी होता है, एक चीज़ है। और दूसरा ये है कि वहाँ पे हम लोग रिलेट कर सकते थे। वहाँ मुझे याद है वो MQ में हम क्रिकेट खेलते थे, तो मामू लेके जाते थे ज़बरदस्ती, बाहर के नमाज़ पढ़नी है, और यहाँ उसके 2 दरवाजे थे मस्जिद के, आपको याद होगा तो वो इस दरवाजे से जाना, कारी सामने कहना अल्लाह अकबर, तो बाहर आके तो तुम्हारा ओवर कर आ रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे अब मतलब एक वो टाइम भी था माशाल्लाह, और एक ये टाइम है जब आपको समझ आ रही है बेसिकली दीन की, तो इंसान को वैसे भी आप ज़बरदस्ती तो चला नहीं सकते। आप आपकी बात काट रहा हूँ कि सबसे दोबारा ना है उसने ना मुझे जो फैसिनेटिंग चीज़ लगी वो ये लगी कि वो लोग जो उस पर डिस्कशन चल रही थी ना, वो ये चल रही थी उस टाइम पे करंट, कि वो एक आदमी ऐसा था जिसने पहली सारी दुनिया में मुसीबत डाली हुई थी अपने आइडिया से, अपना जो उसका जो स्कूल ऑफ थॉट है उससे, उसको इन्होंने किया बंद। अब वो 2-2.5 महीने 3 महीने जितनी देर भी वो अंदर रहा है, जितनी देर वो सही अंदर पका हुआ है। तो वो कह रहे थे अब इनको ये इस चीज़ का एहसास ही नहीं है कि ये इनके लिए ज़्यादा डेंजरस हो गया, क्योंकि अब वो जब बाहर आएगा
अगर वो पिछले माइंडसेट के मुताबिक चलता है, अगर कंटिन्यू करता है, प्लस एडअप हो गया चीज़ें जो उसने अंदर सोचता रहा होगा, ऊपर से उसको उन्होंने जो है वो अंदर रखा है, तो उसकी एक अग्रेशन होगा, जाहिर बात है। तो वो सब चीज़ें मिक्स करके अब जब वो बोलेगा, अब जो भी उसकी पहली पॉडकास्ट आएगी, अव्वल तो पहली बात है तो सारी दुनिया ने उसे बुक करी होगी, भाई आज हमारे आज हमारे आज हमारे, जब तक वो उसे हाउस अरेस्ट से बाहर नहीं आता। तो जब वो बोलेगा अब तो वो सब कुछ ऐड करके बोलेगा ना, अपने सारे एक्सपीरियंसेस, कि देखो इन्होंने मुझे बंद किया, कुछ साबित नहीं कर सके, ये मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मैं ऑपोजिट भी सोच रहा हूँ, क्योंकि एक और चीज़ आपने नोटिस की कि जब वो निकला है तो उसने रोमानिया की गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ नहीं बोला, कहता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि उधर जाके उसका एकदम ही उसको काम डाउन कर दिया, उसको बेसिकली दिखा दिया कि भाई तूने अगर ज़्यादा किया, क्योंकि अभी आप गवर्नमेंट लेवल पे लड़ रहे हो, अभी इंडिविजुअल लेवल पे नहीं आ गए। अगर गवर्नमेंट से इन्वॉल्व हो गए, उसने पहले भी बोला कि मुझे एक हाई लेवल पे भी थ्रेट्स आई हैं कि गवर्नमेंट लेवल, उसने बोला है काफ़ी इंटरव्यूज़ में। लेकिन अभी ये एक तरह से उसको उन्होंने बंद रखा, उन्होंने पता नहीं क्या कुछ किया होगा, अल्लाह आलम, ठीक है ना। ऊपर से रोमानिया भी है, तो अल्लाह आलम क्या कुछ हुआ। तो उससे जैसे ही आया तो उसने पहले ये बोल दिया कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है रोमानिया की गवर्नमेंट से, और जजेस ने जो डिसीजन किया अच्छा किया। हाँ, मे भी हो सकता है बायस हो, क्योंकि अभी रोमानिया में है, उसने वहाँ से निकलना भी तो है ना। हाँ, अभी उन्हीं के खिलाफ ही बोलना शुरू कर देगा तो दोबारा अंदर डाल देंगे। लेकिन जो मुझे लगता है उसकी जो पर्सनैलिटी है वो ये नहीं है कि मतलब किसी के इन्फ्लुएंस में आ जाए। उसकी मैंने पॉडकास्ट जितनी देखी है, एक वो भी थे मनी मेकर्स करके कुछ है आई थिंक, उसमें वो बता रहा था कि मतलब मेरी सोच जो है, अगर मेरे पास पावर हो तो मैं दुनिया को अपने तरीके से चलाऊँ, कि मैं बच्चों को ये ना सिखाऊँ ये LGBT और ये क्या है, और जो भी मतलब दुनिया में सिखा रहे हैं आजकल जो भी एजेंडाज हैं, तो कहता उनके ख्याल से वो ठीक है जो वो कर रहे हैं, मेरे ख्याल से ये गलत है। तो अगर मेरे पास पावर होगी तो मैं दुनिया को अपने तरीके से चलाऊंगा। तो वो मेरा नहीं ख्याल कि उसको माइंड ऑल्टर कर सकते हैं उसका किसी भी तरीके से, वो जो उसकी पर्सनैलिटी है वो है, और वायर आके भी वैसे ही रहेगा, आई थिंक सो। लेकिन अच्छी चीज़ यार मुझे ये लगी उसकी, जब से वो आया है ना, उसने यानी ठीक है जो क्रिटिक्स ने कहा है, और जाहिर बात है मेनली तो फीमेल है ना जो उसकी क्रिटिक्स हैं, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखो ना तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि दुनिया में पॉजिटिविटी में अगर देखो तो उसने ये जो चीज़ों के आके बोला है ना, वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो उसके आप पॉडकास्ट देखो, डिस्कशन देखो, इवन के वो चैनल्स पे भी गया, जिस तरह वो इधर आपका वो है मॉर्गन, क्या नाम है उसका, पियर्स मॉर्गन, तो उसने मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो उसने बोली है ना वो दे मेक सेंस, यार ये ठीक कह रहा है, ठीक है ना, ऐसे ही है। तो वो चीज़ बड़ी अच्छी है कि अब जब वो बाहर आया तो जब मैं देख रहा था ना, जाहिर बात है आप वो चीज़ देखते हो तो फिर आप इमेजिनेशन में चले जाते हो। तो अब मैं सोच रहा था कि अल्लाह करे, क्योंकि अल्लाह ने इसे चूज़ किया है, अल्लाह ने हिदायत दी है, और तो अब ये उस एनर्जी को बिल्कुल पॉजिटिवली अगर यूज़ करे ना, जो ऑलरेडी काफ़ी चीज़ें पॉजिटिव थी, तो अब वो जो इम्पैक्ट उसने पहले डाला ना 2 साल 3 साल जितने भी, मुझे नहीं पता वो कितनी देर से है, वो अब इससे ज़्यादा इम्पैक्ट डाल सकता है। और उसकी वजह से आपको पता ही नहीं है कि कितनी दुनिया है जो यानी पॉजिटिविटी की तरफ आए, चाहे वो आप उसमें कह लें कि रिवर्ट हों या ना हो, लेकिन कितनी दुनिया ऐसी है जो सोचने पे मजबूर हो। क्योंकि देखें आप पास्ट में भी जाओ ना, 9/11 के बाद लोग सोचने पे मजबूर हुए, इवन दो कि देयर वाज हेट अगेंस्ट इस्लाम, सही बात, लेकिन लोग सोचने पे मजबूर हुए कि जिन्होंने कभी सारी ज़िंदगी ये चीज़ें सोची नहीं थी, उनको भी पता लगा कि यार अच्छा इस्लाम और मुसलमान और ये कोई चीज़ें हैं, ये हैं क्या। अब उन्होंने कोई किताबें पढ़ना, कितनी दुनिया ऐसी उन्होंने कुरान डायरेक्टली पढ़ा कि ये क्या, कौन, ये क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं, क्योंकि उनको तो ये फीड किया गया ना ये हमें मारना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा पढ़े तो सही इनकी किताबें, वो पढ़ी तो कितने लोग ऐसे थे जो नंबर 1 बेस्ट सेलर हो गया था कुरान 9/11 के बाद। उसके बाद आगे काफ़ी आगे आ जाए जब आप, तो ये जब ट्रम्प आया, ट्रम्प ने आगे, आपको याद है मुस्लिम बैन लगाया था, जब इसे मुस्लिम बैन लगाया तो एयरपोर्ट्स पे, क्योंकि बैन था ना, इमिग्रेंट नहीं आ सकते थे, तो वो उधर से वापस भेज रहे थे, तो एयरपोर्ट्स पे लोग प्रोटेस्ट करने पहुंचे, और वो एक कमेडियन था, वो मुसलमान है ना, वो एक तरह से उनका मजाक उड़ा रहा था कि तुम इतने बेवकूफ़ हो कि तुम लोगों ने उन पर बैन लगाया, और एयरपोर्ट्स के ऊपर बड़ी बड़ी जमात हुई थी, नहीं नमाज, क्योंकि एयरपोर्ट पे जो प्रोटेस्टर आए हुए थे ना, नमाज का टाइम हुआ, उन्होंने कहा जमात कराओ, उस पूरी 500 बंदा जमात पढ़ रहा है, वो कह रहे तुम इनसे उन्हें भगा रहे हो कि ये इसके करीब ना जाओ, और वो अल्लाह करवा रहा है उनसे ना। फिर वहां से ट्रम्प की वजह से दोबारा अवेयरनेस आई, फिर अभी रिसेंटली जब कोविड आया फिर दोबारा अवेयरनेस आई, तो वो एक लेयर्स आती हैं ऐसी, एक जिसमें अवेयरनेस आती है ना, उसके बाद
हाँ उसके बाद अल्लाह ने इसे चूज़ किया, तो ये एक बड़ी एक इसका इम्पैक्ट था कि जैसे ये चेंज हुआ है एकदम। अब वो एक और आप लोग कभी देखना, एडन रॉस पता नहीं इस तरह का कुछ है, वो भी पॉडकास्ट है, वो अब बड़ा इसके साथ है। वो है वैसे वो जूइश है, वो बताता भी है, लेकिन अब वो इसके बड़ा साथ है। तो वो ये उसको यानी कोशिश कर रहा होता है उसे ना कि तुम मुसलमान लड़की से शादी कर और ये वो, तो ये तो कहने का मकसद है उसका। अच्छा वो फोर्स नहीं कर रहा होता, वो सवाल ऐसे पूछ रहा होता है कैसी लड़की मिलेगी कहाँ से। वो कहता है जैसे तू क्वालिटीज बयान कर रहा लड़कियों की, तो ये लड़कियां मिलेगी कहाँ से। वो कहता मिलेगी नहीं, तुझे बनानी पड़ेगी, मतलब ये मेहनत करनी पड़ेगी। वो तब वो दुबई में था ना, तो वो कहता तुम इधर आओ तो तुम्हें सारी नजर आएंगी। फिर ये दुबई मिलने में गया उससे। सही सही। उसके काफी पॉडकास्ट हैं उसकी। वो ऐसे शुगर भी लगाता रहता है कि अभी वो खुद गंजा होके आ जाता है। हाँ वो रिसेंटली गंजा हुआ है ना, इसने उसे कहा तो अच्छा उसकी कॉपी कर रहा है, मिमिक करने के लिए। दोस्त है इसका आई थिंक। अच्छा वो असल में है गेमर है, और गेमर के बाद वो करता है वो एक इनका एक यूट्यूब की तरह एक अलग एक कोई प्लेटफॉर्म है, उसका पता नहीं क्या नाम है। वहाँ पे सारे गेमर ट्विच पे सारे गेमर जाते हैं और ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं। तो वो फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं, जैसे यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, वो लाइव उन्हें देखते हैं गेम में खेल रहे हैं, और गेम खेलते खेलते वो बातें करते हैं, जुगते मारते हैं ये वो या टॉपिक्स पे, तो लोग उनको फॉलो करते हैं ना। तो वो ट्विच का बहुत बड़ा वो है। अच्छा एक और चीज़ आपने नोटिस की कि जो काफ़ी लोग बात कर रहे हैं, ट्वीट भी किए कि जो उसकी रिलीज डेट थी एंड्रयू डेट की, वो सेम डेट है जो जिस दिन मैट्रिक्स रिलीज हुई थी। अच्छा सेम डेट आपने नहीं देखा? मैंने नहीं देखा। जो जिस दिन वो मेरे से गालिबन 99 जो भी था ना 31 मार्च 1999, तो बेसिकली सेम डेट को इसको भी रिलीज किया। तो कह रहे कोइंसिडेंस तो कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, खैर ये सारी चीजें कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता ना। लेकिन मैट्रिक्स रिलीज होने का उससे क्या, क्योंकि मैट्रिक्स क्योंकि मैट्रिक्स की बात करता है तो ये क्योंकि मैट्रिक्स की बात करता है, तो हो सकता है कि भाई इसको अंदर जो भी, जैसे मैं बोल रहा था, हो सकता है कि इसको इतना उन्होंने प्रेशराइज किया हो कि भाई वो ये मैट्रिक्स के अंदर आ गया हो कि भाई हम एक तरह से, क्योंकि इनकी सारे सिंबलिज्म होता है जितना भी है, आपका इल्यूमिनाटी हो गया, मैट्रिक्स वगैरह जो भी इनका सिंबलिज्म पे चलता है कि भाई देखो इसी डेट को हम इसको रिलीज कर रहे हैं। ऐसे ही दोनों भाइयों को 666 पता नहीं क्या। हाँ ऐसे ही है। तो अच्छा आपने ट्रम्प की बात की थी, मुझे एक चीज़ याद आ गई। आप अगर आप ट्रम्प के रीसेंट वीडियोस देखें ना, तो वो चेंज लग रहा है मुझे। यानी कहने के अभी जैसे उसने खुला बोला कि देयर इज ओनली 2 जेंडर्स, अपनी जो अभी ये कहता है कि सिर्फ 2 जेंडर है, अच्छा, मेल और फीमेल, खुला बोला है। ठीक है। एक और वीडियो फेमस हुई थी कि भाई जो हिजाब के बारे में या निकाब के बारे में, कहता है इन औरतों को कोई टेंशन ही नहीं है, वो आराम से हिजाब निकाब पहनती हैं, उनको मेकअप शेकअप की ज़रूरत नहीं है। और उसने ये भी बोला कि भाई वो लोग 1000 सालों से कर रहे हैं, ठीक है, वो खुद खुश हैं इसमें, तो हम लोग कौन होते हैं उनको फोर्स करने वाले। तो मुझे लग रहा है अभी जो ट्रम्प है ना, एक तरह से वो जो पहले उसकी नेगेटिव था ना, अब वो थोड़ा सा पॉजिटिव हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर आप थोड़ा फॉलो करें ना, क्योंकि वीडियोस आती रहती हैं, तो मुझे लग रहा है, और उसकी अभी मेरे ख्याल से पॉपुलैरिटी फिर बढ़ रही है। अल्लाह करे ऐसे ही हो, लेकिन ये एक टैक्टिक्स भी होते हैं ना, ऐसे ही ये कैंपेन्स वगैरह भी चलानी होती है इन्होंने कि भाई हम लोग आप लोगों के साथ है, तो जब वो भी सी लॉबी तो पीछे कोई और ही है ना। लेकिन अब आप इन चीज़ों को इस तरह भी देख सकते हो ना कि वो अक्सर लोग कहते हैं, ये बड़ी एक डिस्कशन है इवन के जब इमरान खान उससे मिलने गया ना, तो उसने भी आके उसको ना पॉजिटिव उसका इंप्रेशन दिया, तो लोगों ने थोड़ा किया भी कि यार सारी दुनिया उसे इतना बुरा कहती है, तो ये कहाँ से कर रहा ना। लेकिन उसने बोला देखो बात ये है कि हम दुनिया में जो पिछले कई सदियों से जो तबाही आई हुई है ना, वही आई हुई है कि हर मुल्क दूसरे मुल्क में इंटरप्ट कर रहा। तो कहता है अब इतने अरसे के एक्सपीरियंस के बाद हमें ये सोल्यूशन नज़र आया है, सोल्यूशन पहले भी था, लेकिन बड़ी दुनिया इस पर एग्री कर रही है कि यार आपका जो काम है आप अपने मुल्क को सही करो, आप दूसरों के जाके इंटरप्ट ना करो। आज जाके उनको पता लगा कि अमेरिका जो सारी दुनिया में जा रहा था, वो उनकी भलाई के लिए नहीं जा रहा था, वो अपनी वहाँ पे इन्वेजन के लिए जा रहा था ना। तो अब वो कह रहा है कि जब मैं ट्रम्प से मिला हूँ तो मुझे पता लगा वो तो एंटी वॉर है। वो कहता है वॉर सोल्यूशन नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो दुनिया के लिए अच्छा है, क्योंकि वो कह रहा है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो ये नहीं कह रहा कि मैं हम जाके वहाँ बम मार देंगे, वो तो वो अपने जो है वो न्यूक्लियर पावर बन रहे हैं तो उन पे सैंक्शन लगा दो, तो उन पे ये कर दो, तो उन पे वो कर दो। हाँ अगेन कुछ ब्लंडर उसने मारे, जिस तरह ऑब्वियसली यार इंसान है। हाँ। और दूसरी बात है वो अकेला नहीं है ना, पूरी एक कम्युनिटी होती है वो। अच्छा वो ब्लंडर नहीं होते, आप उनका अगर कैबिनेट देखो ना, अमेरिका के जो कैबिनेट है जितनी भी काबीना है,
वो सारी उनकी है यहूदियों की। हाँ, तो वो उनको कर वो ना भी चाहते हो ना। अब जैसे एंड्रयू टेट की बात कर रहे थे, उससे रिलेट करते हो, एंड्रयू टेट उसी पॉडकास्ट में कह रहा था कि अगर मेरे नीचे वो काम कर रहा है, मैंने किसी को एम्प्लॉय किया, अगर मेरी बात वो नहीं मानेगा तो ये फायर्ड स्ट्रेट अवे। वो कहेगा मेरा ये मैंने बिल देना है, मैंने घर का किराया देना, कहता भाई मेरी बात नहीं मानोगे तो मैं क्या करूँ, फायर्ड हो आप। तो वो भी वो चाहता भी हो ना तो उसको करना वही पड़ेगा कि जो लोग भी आपको बता रही है। इसीलिए उसको अब आने में मुश्किल क्रिएट होगी। देखो आप इसकी मिसाल इस तरह आराम से ले सकते हो कि अब ये लोग ऐसे हैं जो काफ़ी अरसे से पॉलिटिशियन नहीं थे, जिस तरह इसका पॉलिटिक्स से दूर दूर ताल्लुक नहीं था, बिजनेसमैन था। अचानक उसको जो भी हुआ उसको ख्याल आया या उसको लोगों ने प्रमोट किया कि यार तू इतना फेमस है, तेरा पैसा भी है, तू कर कैंपेन कर, और वो की उसने, उसके साथ थोड़ी और एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट भी थी कि चलो नया बंदा इसको ट्राई करते हैं। असल में होता ही है ना, दुनिया चलाती तो सारी एस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री चलाती है। अब अमेरिका में भी जो मिलिट्री कॉम्प्लेक्स है उनका, हर किसी को पता है कि वो चलाता है हर चीज़। ये तो उन्होंने आगे ऐसे पपेट्स रखे होते हैं कि तुम जो हम कहेंगे वो करते रहना, और सारी दुनिया में ऐसे होता है। इसीलिए तो इनको वो कंट्री पसंद नहीं आते जहाँ पे डिक्टेटरशिप है। इन्होंने डिक्टेटरशिप को गंदा क्यों बनाया हुआ है भाई? देखो ना, अगर मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि अगर एक मुल्क में डिक्टेटर है और वो एक अच्छा आदमी है, वो मुल्क की भलाई चाहता है, लोगों की भलाई चाहता है, तो मुझे तो वो डिक्टेटर उससे बेहतर लगेगा जहाँ पे डेमोक्रेसी है और सारी दुनिया रो रही है, सारी अवाम रो रही है और डेमोक्रेसी है। तो लानत है उस डेमोक्रेसी पे, उससे बेहतर तो वो है। तो इसीलिए इन्होंने जाके सारों को मारा कि ये लोग अपने लोगों के लिए क्यों अच्छा चाह रहे हैं। ये डेमोक्रेसी तो वैसे ही मैं कहता हूँ हिपोक्रेसी है, ठीक है। ये बस बोलते रहते हैं लेकिन अमल कुछ भी नहीं होता, ठीक है ना। तो बोलते यानी जैसे फॉर एग्जांपल आप पीछे चले जाए, इराक वॉर थी, ठीक है ना, कितना बंदा यहाँ पर निकला था, कितना लाखों में निकला था यहाँ पर बंदा, ठीक है। डेमोक्रेटिकली उनको सुनना चाहिए था कि भी आपकी मेजॉरिटी अवाम बोल रही है नहीं जाओ, ठीक है, तो लेकिन फिर भी चले गए, ठीक है। ये कितना मेजर, उन्होंने जो करना है वो करेंगे, वो बस उन्होंने लोगों को दिखाया हुआ कि भी आपके पास भी पावर है, इल्यूजन है डेमोक्रेसी, इल्यूजन है 100%, इल्यूजन ऑफ फ्रीडम है। आपको ये बताया जाता है कि आपका वोट काउंट करता है, और जो आप चाहते हो ज्यादा मेजोरिटी में जो चाहते हो वो होता है, लेकिन होता कोई नहीं करते, वो मना लेते हैं आपको। सबसे बड़ी एग्जांपल आपकी ब्रेक्जिट है ना, जो रिसेंटली हुआ, सारे ब्रिटिश को पता था, सारी ऑलमोस्ट जिससे भी आप बात करते थे ना उन दिनों में, वैसे ही ऐसा कामों में था जहाँ पे मैं रेगुलर लोगों से बात करता था ना, पब्लिक सर्विस में ऐसे, तो वो हर किसी को पता था कि मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अच्छा, जो ओल्ड एज थी, ओल्ड जनरेशन, वो इसके हक में थे। अच्छा, वो इसके हक में थे, हाँ कुछ शायद, और ये मेजॉरिटी उन्हीं की थी जिसकी वजह से। अगेन वो जो ओल्ड जनरेशन जो थी ना, उनको भी इन्होंने फीड ही किया हुआ था। देखो ज्यादा जो घर के जो बूढ़े बुजुर्ग हैं वो टीवी के आगे बैठे रहते हैं, उनको तो काम कोई नहीं है, रिमोट उन्होंने पकड़ के चैनल लाई जाने, तो वो उनको तो ज्यादा फीड कर रहे हैं ना। जो यंग जनरेशन है वो सोशल मीडिया पे है, वो एक्टिव है, वो लोगों से मिल रहे हैं, तो उनको पता है बाहर के हालात क्या है, ग्राउंड क्या। जो वो लोग हैं उनके ज़हन में वो चल रहा है कि अच्छा ये जो बातें कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, NHS इस तरह बच जाएगा, ये इस तरह हमारा मुल्क तरक्की कर लेगा, हम अपना ये बनाएंगे, अपना खाएंगे, अपना ये करेंगे, अपना वो करेंगे, तो यानी उनके लिए तो ये चीज़ ठीक है। लेकिन जो यंग जनरेशन है या जो सोशल मीडिया पे है या जो वैसे ही सोशलाइज कर रहे हैं, उनको पता है कि यार हम डेली बेसिस पे यूरोपियंस को मिलते हैं, इमिग्रेंट्स को मिलते हैं, तो वो इकोनॉमी में इतनी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और इसके अलावा जो आपके जो इकट्ठे जब आप मुल्क हो ना, देखो ना आपके अब इतने मसले मसाइल, आप तो सुना है कि आप जब इधर से ट्रैवल करते हो तो आपको इतने डॉक्यूमेंट्स, कस्टम ये वो करना पड़ता है। डोवर में लाइनें लगी हुई, पता नहीं क्या हुआ, लगी होती हैं, पता नहीं 14 घंटे। अभी ये रीसेंट न्यूज़ है क्योंकि सब लोग ईस्टर ब्रेक पे जा रहे हैं, कह रहे हैं बच्चे जितने डोवर पे पता नहीं 12-14 घंटे रुके हुए, पता नहीं क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया और मेजर इंसिडेंट बता रहे हैं। आप देखो ना, यूरोप जो है आपका, पहले अलग अलग कंट्रीज थे, उनके अलग अलग करेंसी थी, उन्होंने उनके बॉर्डर्स अलग अलग थे, उन्होंने इकट्ठे बैठ के डिसाइड किया, आई डोंट नो व्हेन, वो इतना ज़्यादा पुरानी बात नहीं, उन्होंने कहा यार हम इकट्ठे ना हो जाएं, इकट्ठे होके हम एक करेंसी बना देते हैं, यूरो, दैट्स इट। उसकी वजह से हम ट्रेड खोल देते हैं, तो जो गरीब मुल्क हैं उनको भी फ़ायदा हो, क्योंकि आप फर्ज करो जो ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज है वो गरीब थे ना, उन्होंने कहा यार उनको भी फ़ायदा हो, आप ट्रेड खोल दो, आप बॉर्डर्स खोल दो, ट्रैवल ईजी कर दो, करेंसी अपनी एक कर दो, तो वो उसकी वजह से यूरो इज ऑलमोस्ट क्लोज टू पाउंड या डॉलर या जो भी, कि करते 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 वो ऊपर चला गया। पता है क्या हुआ है, इन्होंने कुछ ईस्टर्न यूरोपियंस ने वो मिसयूज़ किया सिस्टम, वो इधर क्योंकि जाहिर बात है यूके में बेनिफिट सिस्टम जो भी है उसको आके उन्होंने, आप याद होगा शायद 10-15 साल पहले आके बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया,
आ जाते थे फैमिलीज को लेके और बेनिफिट्स पे बैठ जाते थे। तो बजाय इन्होंने क्या किया कि बजाय इनके कि भाई ये अपने एक हाई लेवल पे तरमीम लाते हैं कि भाई ईयू में जाते कहते हैं नहीं यार ये जो आ रहे हैं ना इस पर हम रिस्ट्रिक्शंस करते हैं कि भाई ये जो आ रहे हैं ये फ़ौरन बेनिफिट नहीं ले सकते या XYZ नहीं कर सकते या हम लोग इनको इस तरह सपोर्ट नहीं करेंगे, काम करेंगे इकोनॉमी को। इन्होंने क्या किया, जो पॉलिटिशियंस थे, जो रेसिस्ट पॉलिटिशियंस थे यहाँ पर, उन्होंने वो ब्रेक्सिट को प्रमोट शुरू कर दिया कि इमिग्रेशन इज़ अ प्रॉब्लम। हालांकि परसेंटेज वाइज कितने हैं वो नेग्लिजिबल है, ठीक है ना। ज़्यादातर तो यहाँ के ब्रिटिश बोर्न है, जो ब्रिटिशर्स हैं, जो नेटिव है वो यहाँ पर ज़्यादा यानी 80-90% तो वही है। तो समझ लें अगर वो एक कम्युनिटी आ भी जाती है मे बी 1 और 2%, वो थोड़ी आपके पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट करेगी। एक सबसे बड़ा देखें, एक इन्होंने जो गड़बड़ की है, जो NHS का बहुत कह रहे थे कि अभी हमें, इन्होंने ये बहुत किया था उस वक्त कैंपेन कि NHS की जो है ना हम लोग पैसे बचाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी इतने पैसे दे रहे हैं हेल्थ की वजह से, तो NHS में ये सारा वेटिंग कम होगा। उस वक्त मेरे ख्याल से 4 घंटे होता था जी एवरेज टाइम, ऐसे ही उस वक्त भी 4 घंटे होता था। अभी जाके मैं कितना अभी ये लास्ट टाइम वो गए थे ना जुनैद भाई गए थे, कितना उनको 16 घंटे लगे थे। 16 घंटे नहीं तो मोर देन 24 आवर्स। और रात को तरावी पढ़ के गए थे। हाँ। और वहाँ पे नाम लिखवा के अगले दिन दोबारा गए थे। अच्छा, सो के उठ गए तो उन्होंने कहा मेरी बारी आई कि उन्होंने कहा अगली बारी आपकी है। तो लेकिन इसमें ये मुझे एक पैरामेडिक मिली थी लड़की ना, एम्बुलेंस वगैरह जो चलाती है, तो वो जा रही थी कहीं पे काम पे, तो वो उससे वैसे बातचीत कर रहे थे, तो मुझे बता रही थी कि जितने % वो अटेंड करते हैं ना, जितनी भी कॉल्स अटेंड करते हैं उसमें 95% जो है वो यहाँ के बोर्न है। तो वो कहती है कि मतलब ये आपको ऐसे फीड करते हैं कि भाई ये बड़ा मसला है इमिग्रेशन का हमारे सिस्टम के ऊपर, और बड़ा बर्डन है इसके ऊपर, लेकिन इन रियलिटी आपने कितनी दफ़ा देखा है कि जो यहाँ का बोर्न ब्रिटिश है वो फार्म्स में कभी काम नहीं करेगा, वो फैक्ट्री में जो प्रोड्यूस में काम करते हैं कभी भी नहीं करेंगे, कभी टैक्सी ड्राइवर नहीं, आप इंग्लिश कोई भी नहीं होगा, देखेंगे लेकिन बहुत ही माइनॉरिटी, मतलब आटे में नमक के बराबर। लेकिन वो बता रही थी कि इस तरह वो रिस्पॉन्ड करती थी। और एक दफ़ा वो गई कहीं पे ऐसी कॉल के ऊपर, तो कहती वहाँ पे जो है हमने दरवाज़ा नॉक किया, इमरजेंसी में थे, तो कहते बंदे ने दरवाज़ा खोला, सिगरेट पी रहा हो, और कहते वो मतलब बाहर आ गया ना बंदा, से दरवाज़ा खोल के तो साइड पे हो गया। कहते हम अंदर जाके मतलब देख रहे हैं पेशेंट वगैरह, तो वो आराम से आया, 5 मिनट बाद हम ऊपर नीचे जाके चेक कर रहे हैं, और उन्होंने कहा वेयर इज़ द पेशेंट, कहता आई एम द पेशेंट। मतलब सिर्फ इन्हें टैक्सी के पैसे नहीं दे रहे थे 5-6 पाउंड, तो कहती है एक कॉल है ना, एक वो समवेयर बिटवीन 1000 to 1500 पाउंड कॉस्ट करती है एक कॉल NHS की। तो ये इनका यही होता है, इन्होंने आपको फीड करना होता है इमिग्रेशन बड़ा मसला हो गया सिस्टम पे, और हम जो उनसे बिलियंस ऑफ पाउंड NHS में डालेंगे तो वेटिंग लिस्ट कम होगी। और ये 4 घंटे भी, मैं गया था 2011 में, फ्रैक्चर हुआ था मुझे वो बैडमिंटन खेलते हुए, हेल एंड क्रैक हो गया था। अच्छा, तो उस टाइम मैं गया था सैंडल हॉस्पिटल में ना, सैंडल में, और उस टाइम जो वेटिंग टाइम था 3-4 घंटे था, और ये कितनी देर ऐसे ही रहा है, और अभी तो मतलब कितना ज़्यादा हो गया, इवन दो कि ये EU से बाहर आ गए। और यही वजह थी जो डेविड कैमरन ने इनका वो रिज़ाइन किया था ना, उसको कॉन्सिक्वेंसेस का पता लग गया था, उसी ने ये छोड़ा था, जो उनसे ना शुटली छोड़ी थी कि भाई हम EU से बाहर आ जाएंगे तो हमारे जो उनसे हालात बेहतर हो जाएंगे। लेकिन जब उन्होंने और इन्होंने उनको कर भी लिया था अंडर कंट्रोल EU वालों को, तो ये गया था उनके पास टॉक्स के लिए, उन्होंने कहा कि ठीक है, इसने कहा हमारी ये टर्म्स एंड कंडीशन होंगी अगर आप चाहते हैं कि हम EU के अंदर ही रहें तो उन्होंने कहा कि ठीक है हमें मंजूर है। लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारी कॉन्सिक्वेंसेस थी। अब फिर उसके बाद जब उसे अंदाज़ा हो गया, रिज़ाइन कर दिया। उसके बाद जितने भी प्राइम मिनिस्टर आए हैं, थेरेसा मे होगी, उसके बाद ही जो भी बोरिस जॉनसन हुआ, उसके बाद कितने 2-3 और भी गए हैं, लिज ट्रस जो थी, ठीक है ना। अब उनसे ये कंट्रोल नहीं हुआ, और इन्होंने दोबारा उनसे निगोशिएट भी की थी कि हमें दोबारा EU में आने दो। उन्होंने कहा था अब हमारी टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा, लेकिन वो भी फिर जो उनसे ना वो ज़्यादा नुकसान देता। या एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि ये हम लोग एक हमारी परसेप्शन बनी हुई पूरी दुनिया में कि जो ब्रिटिशर्स हैं या गोरे हैं बहुत दिमाग वाले होते हैं, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, सारा कुछ सोच समझ के करते हैं। सिर्फ कलमे की कमी है तुम्हारे से। हाँ, कलमे हाँ, ये मैंने बहुत सुना कि कलमे की कमी है, वरना तो सारे हमसे बेहतर ही है। तो ये जब ये ब्रेक्सिट हुआ ना, और एक कोविड भी हुआ, ये बाद में बात करूंगा, लेकिन हाँ टॉयलेट रोल ही गायब। लेकिन ये जो एक मिसाल है कि एक ब्रेक्सिट इतना हाई लेवल का, किसी को कुछ पता ही नहीं है। कितने प्राइम मिनिस्टर चेंज हो गए उस वक्त से, और तक कोई 3 या 4 ठीक है। मेरा ख्याल है इस फैसले की ये चीज एनफ है कि आप प्राइम मिनिस्टर चेंज करी जा रहे हो, तो फैसला चेंज कर लो, फैसला चेंज जरूरी है वो। अच्छा, मार्जिन इतना भी नहीं था, जो रेफरेंडम भी किया था, आई थिंक इट वाज 49-50% था। तो यानी वो इतना वो डेमोक्रेसी के पीछे पागल है
ठीक है, कभी कभी इतने लकीर के फकीर हो जाते हैं कि यार चलो इट डजंट मैटर, अभी परसेप्शन भी चेंज हो गई है लोगों की, दोबारा रेफरेंडम करा लो। करवाया था इन्होंने, करवाया था और वो दोबारा टेबल फ्लिप हो गए थे। अभी जो लोग रहना चाह रहे थे उनकी परसेंटेज बहुत ज्यादा थी, 70% से ज्यादा थी। अच्छा, लेकिन अब वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे, अब वो नहीं करेंगे ना। और आपको पता है अभी भी आप अक्सर कभी मैं ट्रैवलिंग करते हुए रेडियो पे सुन रहा होता हूँ ना, कोई ऐसी डिस्कशन हो रही होती है, तो आज भी जो लोग पहले जिस तरह बता रहे हो ना, जो बाबे बुबे थे जो इनके उस हक में थे, आज आप उनसे बात करोगे कि नहीं वापस जाना, क्योंकि उनको पता है कि हालात खराब ही होंगे, निकल जाना है। लेकिन अब वो कहते हैं अब वापस कोई नहीं भैया, टाटा बाय बाय। ऐसे ही, क्योंकि उनको ज्यादा फायदा हुआ ना। हमारी जितनी भी कमोडिटीज थी मेजोरिटी वो तो वहीं से आ रही थी, तो उनको ज्यादा फायदा इसका। बात ये ना यार, जो आपकी जो इविल ताकतें हैं ना, जो भी ऑब्वियसली जो दुनिया में अल्लाह ने एक निज़ाम रखा हुआ है, वो कभी भी ये नहीं चाहेंगी कि लोग इकट्ठे खुशहाल रहें, और यानी वो कभी भी नहीं चाहेंगे। हमेशा वो आपको चाहेंगे, स्पेशली आजकल के दौर में ना, जो अफरा तफरी का दौर है, क्योंकि जितना हम क़यामत के करीब जाते जा रहे हैं उतनी अफरा तफरी बढ़ती जा रही है, उतना आपके पास टाइम नहीं है, उतने लोग बिजी हैं, उतने पैसे के पीछे भाग रहे हैं, उतना आप अपने जो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ हैं उनसे दूर जा रहे हो, उतना तो वो तो इन चीज़ों पे खुश होते हैं ना कि यार हमने इनको अलग कर दिया है, एक दूसरे के ख़िलाफ़ कर दिया है। और आज भी आप अगर देखो ना, अक्सर आप कोई सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे होते हो तो आपके पुरानी वीडियोस आ जाती हैं 1930s की, 40s की, 50s की, इधर की वेस्ट की, तो उसमें वो एक दूसरे से वो जैसा फ़र्ज़ करो कोई माइक लेके गया हुआ है या कोई वैसे आपस में बात कर रहा है, तो पूछते हैं ना, तो आपको यहाँ पे भी वो ट्रेडिशनल वैल्यूज़ नज़र आती हैं जो हम जब पैदा जिन में हुए थे, वो यहाँ पे आपको नज़र आती हैं। यानी मैं देख रहा था कि वो औरत को पूछ रहा है कि तुम्हारे घर में कौन यानी करता धरता है ना, गोरी है, और वो कह रही है हाँ ही इज़ माई हस्बैंड, और ये यानी सारा चीज़ें इसका जिम्मेदारी है, और ये वो चीज़ें, और वो भी आगे से यही कह रहा है कि हाँ ये तो आप देख सकते हो जो हम जिस माहौल में हम पैदा हुए हैं ना, वो चीज़ आप देख सकते हो कि इनमें थी। लेकिन अगेन कमिंग बैक टू द इविल पावर्स, और जो ऐसी ताकतें हैं जो इनको करना चाहती हैं, वो यहाँ पे कामयाब हो चुके हैं, क्योंकि इनके लिए इनका करना ज़्यादा आसान था, क्योंकि ऑलरेडी दीन मज़हब इनसे निकल रहा था। ये उन्होंने देखा यार ये तो आसान है करना। आज भी आप देखो ना पूरी दुनिया में, अब इस इवन के एंड्रू टेट ने भी जब बोला जब इस्लाम के बारे में, तो उसने भी सबसे पहले जो चीज़ मेंशन की वो ये थी कि इस्लाम की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि वो जो मुसलमान है ना, वो अपने उस पर मजबूती से खड़े हुए हैं, दीन पे खड़े हुए हैं, वो बर्दाश्त नहीं करते। यार कितनी अजीब सी बात है, यानी लोग ये देख के परेशान होते हैं कि उस दिन पता नहीं कौन वाकया सुना रहा था, एक चाइना का भी ना, मैं उसको वो वाकया मुझे एग्जैक्टली नहीं याद, लेकिन उसका मफहूम ये था कि वो बंदा इस चीज़ पे हैरान हुआ कि यार तुम सारा दिन प्यासे रहते हो, और उस बंदे को प्यास लग रही थी ना, तो वो जो दूसरा बंदा था, वो जो गैर मुस्लिम था, वो कहता यार तू इर्द गिर्द कोई मुसलमान नहीं है, वो कहता पी ले, कहता नहीं मैं पी सकता, वो कहता यार पी ले, मैं कौन सा तुझे को देख रहा है, वो कहता भाई मैं नहीं पानी पी सकता जब तक मगरिब नहीं होती। तो कहता सिर्फ इस चीज़ ने मुझे इतना हैरान किया कि ये क्या बिलीफ सिस्टम है कि उसे फिजिकली कोई चीज़ देख नहीं रही, लेकिन उसका दिल में इतना सख्ती से वो चीज़ बैठी हुई है कि नहीं मैं पानी नहीं पी सकता, हालांकि एक सिप ही लेना ना। हाँ, इसीलिए वो एक हदीस है ना, उसका मफहूम भी है कि अल्लाह ताला बोलते हैं कि जितनी भी बंदे की इबादत है वो उसके लिए होती हैं, ये जो रोज़ा है ना वो सिर्फ मेरे लिए। क्यों? क्योंकि यही एग्जैक्टली जो आपने बोला है कि कोई देखने वाला नहीं है, हमें भी कोई देखने वाला, हम भी खा पी ले पूरा कुछ, कोई भी देखने वाला नहीं है, ये खालिस एकदम होता है ना जिसको हम खुलूस नीयत जो होती है, इसमें हम ना चाहते हुए भी हम लोग इखलास हम में होता है। अल्लाह पाक देख रहा है। कितनी अजीब सी बात है। और वो जो गैर मुस्लिम था उसको ये बात बड़ी अजीब सी लगी, और उसने फिर बाद में उसे कमेंट किया कि अगर तुम जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं ना, क्योंकि ये मेरा पहला इंटरेक्शन है कि बंदा पानी नहीं पी रहा, लेकिन अगर तुम जैसे लोग एग्जिस्ट करते हैं तो वो कभी नाकाम नहीं हो सकते, क्योंकि उनके बिलीफ सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वो किसी भी चीज़ पे, अब उसके नज़दीक तो ये पूरा नहीं था ना कि रोज़े और नमाज और ये चीज़ें क्या होती हैं, लेकिन उसके नज़दीक ये था कि अगर ये इस पे इतना बिलीव कर रहे हैं तो इसी तरह का बिलीव अगर किसी और चीज़ पे करेंगे तो अचीव करेंगे। वो खबीब है ना एग्जांपल,
वो जो रोगन बता रहा था अपनी पॉडकास्ट में, कहता वो बंदा कहता मैं कभी भी किसी के आगे सबमिट नहीं करूंगा अल्लाह के अलावा, तो कहता आप इसको कैसे हरा सकते हो? तो उसने टैप ही नहीं करना, उसने सरेंडर ही नहीं करना किसी इंसान के आगे, तो आप हरा ही नहीं सकते ना उसे। तो वो आपकी जो मैनिफेस्टेशन होती है मुसलमान की, वो है ही दिमाग से, आपका बिलीफ सिस्टम है। और यही बात है ना जो रमज़ान है, और अल्लाह पाक इसको जो है हमारी ज़िंदगी को बदलने वाला बनाए। आमीन। कि मतलब एक आपको एहसास होता है कि यार अल्लाह पाक मुझे देख रहा है। अब रमज़ान के अंदर वैसे भी शैतान तो है नहीं, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, हम ज़िंदगी में किसी की गिबत हो रही है, किसी के बारे में चुगली हो रही है, या चोरी हो रही है, ज़िना हो रही है, अल्लाह पाक तो तब भी देख रहा है, लेकिन वो उस टाइम शैतान आप इतना हावी होता है कि आप उस तरफ जाते ही नहीं हो। तो ये जो प्रैक्टिस है 30 दिन की माशाल्लाह, कि यार जो आपने बात की है कि खुलूस से नीयत है कि यार सिर्फ अल्लाह के खौफ की वजह से पानी नहीं पी रहा वो बंदा, या हम लोग जो है कोई गुनाह नहीं कर रहे कि अल्लाह देख रहा है, तो यही चीज़ हमने बाकी के महीनों में लानी ना अपने अंदर। तो अल्लाह पाक जो आसानी करे सब मुसलमानों के लिए। यार इवेंचुअली हमें ये चीज़ें पता है, हमने बचपन से सुनी हैं, और अगेन ये चीज़ों का जिक्र भी बार बार होता रहता है कि इवेंचुअली ये चीज़ें जिस तरफ अब जाती नज़र आ रही है ना, इवेंचुअली ये जानी थी। अल्लाह ने पहले ही बोला हुआ है कि ये चीज़ें होनी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बेटी को फरमाया था कि तेरे बाप का जो दीन है वो पहुंच के रहेगा हर घर के अंदर, बेशक। अब अल्लाह उसको क्या चैनल्स को, अक्सर जब नया नया सोशल मीडिया आया था ना, यहाँ यूट्यूब आई थी, तो लोग बड़ा करते थे, मजाक उड़ाते थे कि यार ये फितना है, ये है, लेकिन आज देखो अल्लाह ने उसी को ही, लेकिन वही है ना, अच्छे तरीके में भी अल्लाह ने अपने उसमें यूज़ किया। बेशक उसके नेगेटिव्स भी हैं, लेकिन देखो ना बात ये कहीं ना कहीं से पॉजिटिव शुरू होगा। बेशक फर्ज करो एक एंड्रयू टेट की मिसाल लो, उसने जो भी किया उसको यूज तो सोशल मीडिया को ही किया ना उसने। सही है, सही। तो वो पॉजिटिविटी भी अब अगेन डिपेंड करता है ना कि क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है। अगर पॉजिटिविटी ज़्यादा फैल रही है तो वो भी मीडियम तो सोशल मीडिया ही है ना। वो देखिए ना, हर एक जैसे आप वो दावत का तरीका होता है, तबलीग का तरीका होता है, वो चेंज होता रहता है या आप अडॉप्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ज़ुबा सल्लम के ज़माने में चले जाए, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को ले लें, ठीक है, उनके दावत का तरीका क्या था? उनको लोगों के शजरे याद थे, जितने भी थे ना उनको शजरे याद थे। तो उनका जो तरीका होता था ना, किसी से बात करते ना कि भाई कि आइस ब्रेकर, ठीक है ना, वो उनके शजरा से शुरू हो जाते थे। तो वो उनको वो वहाँ से फिर बात लाते थे इस्लाम पे, दीन पे, सारा को। सुभान अल्लाह, देखें फिर उन्होंने वो एक टैक्टिक यूज़ किया। तो हम लोग भी मुसलमानों को चाहिए कि जिसकी जो कैपेसिटी है, जितनी कैपेसिटी है, जितनी नॉलेज है, जिस फील्ड में नॉलेज है, वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपकी नीयत वो होनी चाहिए कि यार ये बंदा है। पहले तो आपको अपने आप का दिल साफ़ होना चाहिए कि भाई आपने अपने लिए करना जो भी है। अगर आप किसी से बात करते हैं, नॉन मुस्लिम, मुसलमान भी हो जाए, अगर उनको दावत देनी है, तो जो आपकी फील्ड है उसमें अगर आप बात करेंगे ना, तो उसका ज़्यादा असर होता है। बिल्कुल। और इसी तरह मैं एक सईद अनवर का बयान सुन रहा था, वो कह रहे थे अल्लाह पाक की सुन्नत देखें आप माशाल्लाह, कि जिस ज़माने में जिस चीज़ का ज़ोर होता है ना, अल्लाह पाक उसी को हिदायत का ज़रिए बना देता है। क्या मतलब कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में जादू का ज़ोर था, तो अल्लाह ने जिनको मोर्जा अता फरमाया था वो जादू वाला ही था कि असा फेंका वो सांप बन गया और अजदहा बन गया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में तिब जो थी ना, वो टॉप पे थी। तो आपको जो उन्होंने मोर्जे दिए थे अल्लाह पाक ने अलैहिस्सलाम को, ईसा अलैहिस्सलाम को, वो तिब से रिलेटेड थे कि आप जो उनसे मुर्दे में जान डाल देते थे, जिसका वो जो क्या बोलते हैं उसको, फुलबेरी बोलते हैं, वो ठीक कर देते थे अल्लाह के हुक्म से। आप सल्लल्लाहु के ज़माने में शायरी जो थी वो अरूज पे थी। तो जब कुरान नाजिल किया, लोग कहते थे यार अब एक बात है कि आपने कोई लैंग्वेज सीखनी है ना अगर, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? उसके दो तरीके, आप सुन के, मेरा अब एक कज़न है उसको स्पेलिंग नहीं आते, लेकिन आप उसकी इंग्लिश सुनोगे आपको लगेगा यार ये तो ब्रिटिश है, ठीक है ना। तो आपने जब लैंग्वेज सीखनी होती है तो अल्फ़ाबेट से शुरू करते हैं। तो जब रसूपा सम में वही आती थी, आप सल्लम जब बोलते थे, मशहूर था कि युम्मी है, इनको पढ़ना नहीं आता, लिखना नहीं आता, और ये कोई इंसल्ट नहीं है, आप सल्लम की एक खसूसियत है। तो वो जब आगे वही आती थी तो कहते थे अलिफ लाम मीम, तो वो जो कुफार थे वो हैरान हो जाते थे कि यार इसको तो पढ़ना नहीं आता, इनको ये कैसे पता लग गया। तो उस दौर में शायरी बेसिकली रूज पे थी, तो अल्लाह पाक ने जो मोर्जा दिया कुरान, वो एक शायरी के तौर पे ही है ना, वो राइम होता है। तो आजकल के ज़माने में क्योंकि सोशल मीडिया रूज पे है, तो आप देखें कि अल्लाह पाक ने सोशल मीडिया में कितना ज़ोर रखा है कि हर बंदा जो जिनको अवेयरनेस नहीं भी नहीं है, जो आपने 9/11 का बताया, जितने भी कोविड-19 के जो वाक़यात हुए, उसके बाद लोगों ने इंटरेस्ट लेना शुरू किया। और सोशल मीडिया की वजह से आप जो सेलिब्रिटीज़ हैं, ये क्यों दीन की तरफ अल्लाह पाक लेके आ रहा है इनको, इनका इन्फ्लुएंस है ना, एक सोशल मीडिया का दौर है, और कितने लोग इनके ऊपर मतलब माशाल्लाह हिदायत लेते हैं। कहीं ना कहीं से डिस्कशन शुरू होती है ना जी। बस चीज़ ये डिस्कशन का शुरू होना, जब वो शुरू हो जाए तो आपको 100% पता है कि वो कहीं ना कहीं जाके जो रिलीजन है स्पेशली वो हावी होता ही होता है, वो मेक सेंस करता है ना।
बाकी चीज़ें मेक सेंस नहीं करती, बाकी चीज़ें ऐसे जैसा फोर्स की जा रही हैं। फितरा है ऐसा ही है। फितरत अल्लाह पाक ने आपको फितरत नेचर पे अल्लाह पाक ने आपको पैदा किया ना, तो वो ये अल्लाह बस इन्हें जो हमें भी इसमें इस्तेमाल कर ले, और जो बाकी भी लोग हैं उनको भी जितना हो सकता है इसमें इस्तेमाल कर ले, तो चलो सबका फ़ायदा ही है इंशाल्लाह। चले जी ठीक है, इंशाल्लाह आज की फिर पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं यहीं पे इंशाल्लाह, और नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।